और ऐसा बच्चे लगातार कर रहे हैं, उसके बाद भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा। अपने एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, या वो एक बिगिनर होते हुए कैसे क्लियर करें। लेकिन जब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजी के बीच में आती हैं बहुत सी दिक्कतें। उन दिक्कतों को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। इसका इंप्लीमेंटेशन ही है आपकी रियल स्ट्रैटेजी। और अगर आप उस रियल स्ट्रैटेजी को समझ लें तो आप चाहे बिगिनर हो, चाहे आप रिपीटर हो, चाहे आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, चाहे मल्टीपल टाइम जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी एक ही है। एसएससी जेई क्लियर करना है पहले अटेम्प्ट में। एसएससी जेई के लिए सर मैं बिगिनर हूं, सर मैं कैसे क्लियर करूं। तो जब ये मन में एक सवाल डेवलप होता है तो बच्चे अक्सर जाकर के अलग अलग यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं कि किसी और ने कैसे किया, और वहां से एक आइडिया लगता है कि कोई भी बता रहा है कि जी पहले पीवाईक्यू लगा लेना और पीवाईक्यू से आपको बड़ी नॉलेज मिल जाएगी, आप उसके एनालिसिस के आधार पर अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करिए और वहां से आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे उनको लगातार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और ऐसा बच्चे लगातार कर रहे हैं, उसके बाद भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा। और ये सवाल बहुत से बच्चों के आगे खड़ा हो रहा है कि वो अपने एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, या वो एक बिगिनर होते हुए कैसे क्लियर करें। क्योंकि जब वो टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करने के बाद उसमें टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे, या फिर अगर थोड़े बहुत नंबर आ रहे हैं तो उस नंबरों में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि यह स्ट्रैटेजी क्या गलत है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यह स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। लेकिन जब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजी के बीच में आती हैं बहुत सी दिक्कतें। उन दिक्कतों को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उनको हैंडल करेंगे तभी इसको सही से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और इसका इंप्लीमेंटेशन ही है आपकी रियल स्ट्रैटेजी। और अगर आप उस रियल स्ट्रैटेजी को समझ लें तो आप चाहे बिगिनर हो, चाहे आप रिपीटर हो, चाहे आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, चाहे मल्टीपल टाइम जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी एक ही है। मैं बताना चाहूंगा क्या। देखिए जनरली जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं, देखिए आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया, आपको आइडिया है कि क्या सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, आप उसके पीवाईक्यू लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं आप 100 में से 20 सवाल लगा पाए, 100 में से 20 लगा पाए, 80 नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं। लेकिन आपने क्वेश्चन तो पढ़ा, आपको ये समझ में आया कि भाई किस सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, किससे कम। मान लेते हैं कि ये भी कम समझ में आया, आप कुछ मत करिए, YouTube पे जाइए, एसएससी जेई सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, या आरआरबी जेई सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, या CIL-MT सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, या DSSB जेई सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो लिख दो, आगे से लगा देना बाय शुभम सर। मैंने पूरे डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के लिए बना रखे हैं, पीवाईक्यू करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल आ रहे हैं, पेपर का लेवल हार्ड है, आसान है, टाइप ऑफ क्वेश्चन सब बता रखा है उनके अंदर। अच्छे से देखिए, समझिए, करिए, आपको समझ में आ गया, आपका प्योर एनालिसिस तैयार है। अब आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका सेकंड फेज है। इस सेकंड फेज के अंदर इसको करने के 2-3 तरीके जी। आप नोट्स से तैयारी कर सकते हैं जी, आप किसी क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। इन क्लासेस का आप ये क्लासेस YouTube पे जाके कर सकते हैं, या फिर आप किसी कोर्स में इनरोल करके भी कर सकते हैं। नोट्स आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हैं, वरना किसी के डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जब मैं ये देखता हूं तो ये समझ में आता है कि ज्यादातर बच्चे आज अपने जो नोट्स तैयार कर रहे हैं, किसी ना किसी के नोट्स को डाउनलोड करके तैयार कर रहे हैं। यहां पर आती सबसे पहली प्रॉब्लम। तो ये कैसे डाउन, देखिए क्या है कि कोई भी बच्चा जब अपने नोट्स प्रिपेयर करता है तो वो इस हिसाब से प्रिपेयर करता है कि जो उसको आसान लगता है, या जो उसके लिए ज्यादा मुश्किल था उसको उस तरह से अलाइन करता है, ठीक है ना। कोई चीज उसको थोड़ा कम समझ में आती है, उसको एडिशनल लिख लेता है। अब जरूरी नहीं है कि जो उसको कम समझ में आती है वो आपको नहीं आती हो, ठीक है ना, या जो आपको कम समझ में आती है वो उसे भी कम समझ में आती हो। इसलिए नोट्स हर किसी के अपने हिसाब से है, ठीक है ना। तो प्रिपेयर आपको नोट्स अपने हाथ से ही करने पड़ेंगे। आप किसी भी सेलेक्टेड स्टूडेंट से बैठकर बात करेंगे, वो आपको यही बताएगा कि सर मैं बैठकर लिखता था और मैंने लिखने में समय लगाया है। ज्यादातर बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि सर लिखने में समय लगता है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने में समय लगता है, ठीक है ना, और इसीलिए मैं सर नोट्स अपने प्रिपेयर नहीं करता। इसीलिए बेटा लंबे समय तक आपको याद भी नहीं रहता, क्योंकि आप दूसरे के नोट से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पहली मिस्टेक आप यही कर देते हैं। दूसरा कि जब आप क्लासेस करने निकलते हैं, ठीक है ना, ये क्लास कैसे करनी होती है इसके पहले आपको एक पॉइंट बताता हूं। होता यह है कि जब भी कोई बच्चा अपनी प्रिपरेशन के बारे में सोचता है, मैंने कई सारे बच्चों से सर्वे किया
कि भाई आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। तो कई बच्चों ने बताया कि सर मैंने आज, फॉर सपोज उसने अपनी आज सोचा है कि मैं आज प्रिपरेशन करना शुरू करूंगा, ठीक है, जैसे आज एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ गया कि जी अरे नोटिफिकेशन आ गया, अब बच्चे कहेंगे जी मेरे को तो तैयारी करनी है, ठीक है भाई। अब किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जनरली हमने पाया है 3 महीने के बाद उसका पेपर हो जाता है। अगर आप देखें एसएससी जेई का सिलेबस ले लेता हूं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं, इसमें नॉन टेक भी आती है आपकी 100 नंबर की सीबीटी 1 में, और टेक भी आती है। नॉन टेक के अंदर जीएस है, रीजनिंग है, जीएस के अंदर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिर साइंस वाला हिस्सा बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और फिर आपके ऑन एन एवरेज 12 सब्जेक्ट, महारथी सब्जेक्ट टेक्निकल के। आप मुझे बस इतना बताइए, क्या आपको लगता है कि 3 महीने में आप डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स को कवर करके 3 महीने में पढ़ भी लेंगे, मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स को भी बिल्ड कर लेंगे कंप्लीट, फिर उसके बाद रिवीजन भी कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस भी कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा पार्ट जब तक आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तब तक क्या आप अपने पेपर दे सकते हैं। और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं और उस वीडियो को देख रहे हैं उस बात को पूरी तरह से अग्री करेंगे। देखिए होता यही है कि अक्सर हम जब अपनी तैयारी शुरू करते हैं तब कई बार ये सोचते हैं कि यार 2 महीने 3 महीने में हो जाए और हम करके क्रैक कर दे, खत्म कर दे, लेकिन क्या ये रियल है, क्या ये रियलिस्टिक बात है? नहीं। इसीलिए मेरा अपना मानना है और अपना एक्सपीरियंस है, 8 से 9 साल हो गए अब मुझे आप लोगों को पढ़ाते हुए, कि जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं 6 महीने आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में अच्छे से लगते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब भी आप ये सोचते हैं कि आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसके बाद आप अपने आप को एलिजिबल तब मान सकते हैं जब आप 6 महीने का समय दे करके अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो और उसके बाद कोई एग्जाम हो। जनरली दूसरी सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं कि आज सोचा, अब 2 महीने बाद कोई एग्जाम है, हड़बड़ी के अंदर हमने कहा जी एक प्लान दे दो, कोई बैच दे दो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, कहीं भी गए, उन्होंने कहा कि अच्छा सर 2 महीने का बैच है जी, इसको पढ़ लो, इससे हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। 2 महीने का प्लान आप तब एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब आपने प्रिपेयर कर रखा हो और रिवीजन के लिए, जैसे आरआरबी जेई का क्रैश कोर्स है, ज्यादातर वो बच्चे इसको ऑप्ट कर रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, उनको अपने कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं या सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है या ऐसे। लेकिन अगर आप 2 महीने की, अब आप होगा क्या, आप 2 महीने जी जान लगाकर पढ़ देंगे, जाएंगे 2 महीने में नहीं हुआ, फिर आपने कहा यार इसमें तो नहीं हो पाया, फिर आपने देखा अच्छा 2 महीने बाद कोई और पेपर है, फिर आपने 2 महीने का प्लान बनाया और 2 महीने के हिसाब से फिर लग गए, फिर नहीं हुआ, क्योंकि आप उस 2 महीने में जो पढ़ के गए थे इसी 2 महीने में फिर इसको क्रैक करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत एडिशनल पढ़ लेंगे, लेकिन तब भी कंप्लीट नहीं पढ़ रहे हैं। और यही कंप्लीट करने में 3-3 4 साल लगा देते हैं कि हम अगर जो काम 6 महीने में कर सकते थे उसके लिए 2 साल 3 साल क्यों लगाने हैं भाई, है? जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं तो क्यों 4 साल 6 साल लगा रहे हैं? वही काम जो ओवरऑल 8 महीने में हो जाता वो हमने 3 साल 4 साल लगा दिए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमने हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि 6 महीने का समय आपको देना पड़ता है, उसके बाद 2 महीने का समय आपके रिवीजन और इस प्रैक्टिस वाले पार्ट में जाता है। अच्छा होता यह है कि जब आपने चलो ठीक है 6 महीने लगा करके अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जनरली जो बच्चे 2 महीने का अपना प्लान मैंने देखा कि चलो लेकर चल रहे हैं वो ज्यादातर क्या कर रहे हैं, अपनी क्लासेस को यूट्यूब पर जाकर मैराथन क्लासेस के माध्यम से कर रहे हैं। जिस मैराथन क्लास के अंदर 60 घंटे का पूरा एक सब्जेक्ट 6 घंटे में पढ़ाया गया, आपको लगता है उसके अंदर पूरा कंटेंट होगा? नहीं। देखिए ये मैराथन क्लास फायदेमंद है, लेकिन तब जब आप इसका इस्तेमाल रिवीजन के पर्पज से कर रहे हैं, अपने एक अपग्रेडेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, अगर आप अपने बेसिक्स के लिए अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। और यही वजह है कि बहुत से बच्चों से जब मैंने बातचीत करी तो एक बात ये निकल कर आई कि भैया वो तो सिर्फ क्या जा रहे हैं, मैराथन सेशंस कर रहे हैं जी, मैराथन सेशंस करे जा रहे हैं, कह रहे जी मैं तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ के जा रहा हूं, एक मैराथन सेशन के अंदर पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया गया है। भैया 60 घंटे का कंटेंट 6 घंटे में जब पढ़ाया जाएगा, या तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड करनी पड़ेगी या उसमें से कंटेंट कम करना पड़ेगा, कुछ तो कम करना पड़ेगा, तभी तो 6 घंटे में हो सकता है, वरना नहीं है पॉसिबल बेटा। 60 का 55 हो जाता, 50 हो जाता, लेकिन 6 तो नहीं हो सकता बेटा, है कि नहीं। तो इसीलिए आप अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। अब YouTube पे अगर आपको मिलता है पूरा ये 60 घंटे का आपका सब्जेक्ट तो YouTube से कवर करें, नहीं मिलता है तो कोर्स ज्वाइन करें, लेकिन कंप्लीट करें, ठीक है ना। तो इट इज नॉट कि आपको कोर्स ज्वाइन करके ही करना है, YouTube पे मिल रहा है तो करो,
लेकिन YouTube पे मिलता नहीं है, इसलिए कोर्स ज्वाइन करना होता है। और उस कोर्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपके नोट्स भी अच्छे से तैयार होंगे। आपको अपना समय लगाना पड़ेगा प्रैक्टिस, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में, और फिर जाकर आप अपने रिवीजन और प्रैक्टिस पार्ट में पहुंचेंगे। रिवीजन और प्रैक्टिस पार्ट में जब आप पहुंचते हैं, फिर यहां पर तीसरी मिस्टेक होती है सबसे गजब की। रिवीजन आप अच्छे से करते हैं, प्रैक्टिस भी आप अच्छे से करते हैं, फिर जब आप टेस्ट देते हैं, इस टेस्ट में आपके नंबर नहीं बनते, फिर आप इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे मेरे तो नंबर ही नहीं बन रहे, क्या चक्कर है भाई, मेरे नंबर कैसे बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जब वो टेस्ट लगाते हैं तो वो नंबर पर फोकस करते हैं कि जी मेरे तो 50 में से 40 ही बन रहे हैं, जी मेरे तो 100 में से 60 ही बन रहे हैं, मेरे 80 कैसे बनेंगे। ठीक है, अब मेरा मानना यह है कि आप नंबर छोड़िए, भी आपके लिए यहां पर एक्यूरेसी ज्यादा मायने रखनी चाहिए स्पीड से। जनरली बच्चे जब अपनी इनिशियल स्टेजेस में होते हैं तो वो जल्दी जल्दी 2 घंटे में पेपर लगाना है, स्पीड पर फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी एक्यूरेसी पर काम करना है। एक्यूरेसी आ गई तो समय के साथ स्पीड भी आ जाएगी। स्पीड तो आप पहले दिन से ला सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी नहीं ला सकते। वो स्पीड किस काम की जिसमें एक्यूरेसी नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए जब आप टेस्ट लगाएंगे तो टेस्ट लगा करके अगर मान लेता हूं 100 में से आपके 50 बने, तो जो 50 बने ठीक, जो 50 नहीं बने उसमें ढूंढिए कि भाई साहब कहां कहां एरर हुआ, कहां कहां सिली मिस्टेक्स हो रही हैं बार बार, कौन सा डेटा ऐसा है जो आप बार बार भूल जा रहे हैं। अगर ये 3 चीजें आप एक जगह नोट कर लें, जिसको मैं बोलता हूं एरर नोटबुक, ठीक है ना, इस एरर नोटबुक को मेंटेन करें तो ही आप अपने नंबर्स को एक लॉन्ग रन में स्कोर अप कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, और ये प्रैक्टिस आपके काम आएगी। देखिए, होता यह है, सबसे पहले अगर दुनिया में हम किसी को बेवकूफ बनाते हैं ना, वो खुद को बनाते हैं। ठीक है ना, हमें लगता है कि हमें सब याद रहता है, नहीं रहता दोस्तों, मैं फिर बता देता हूं, नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक एरर नोटबुक को मेंटेन करें, उसके अंदर एरर, सिली मिस्टेक, डेटा, ये सब मेंटेन करें। देखिए, होता ही है, जब आपका एग्जाम का दिन आता है ना, उससे 2 दिन पहले हमें होता है कि यार इतना बड़ा सिलेबस कैसे यार रिवाइज करूंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, बड़ा हाथ पांव फूल जाते हैं, समझ में नहीं आता, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बहुत सारी चीजें होती है नहीं होती है। ये इसीलिए होती है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर आप पहले से ये काम करके चलेंगे, आखिरी के 2 दिन में क्या करना है, इन 3 पार्ट अलग से मेंशन है, आप जिसमें एरर करते हैं, जिसमें गलतियां करते हैं, जो भूल जाते हैं, क्योंकि जो याद रहता है, जिसमें गलती नहीं करते या जो जिसमें एरर नहीं करते, वो तो ठीक है। मेजरली आखिरी 2 दिन में आप इसी पार्ट को अगर रिवाइज करें तो संभावना सबसे ज्यादा है कि आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, एरर नहीं करेंगे, डेटा नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने आखिरी के दिन में उस पर्टिकुलर पार्ट पर, जो आपका कमजोर पार्ट था, उस पर ध्यान दे दिया। ठीक है ना, तो टेस्ट में भी ऑटोमेटिकली जब आप ये कर रहे होंगे एरर नोटबुक मेंटेन, तो आपके टेस्ट में भी नंबर बढ़ने लगेंगे। और ये तीसरी मिस्टेक आप यहां पर रेक्टिफाई करेंगे और इस स्ट्रेटजी को आप बढ़िया से बिल्ड करके प्रोड्यूस करेंगे। और फाइनल आपका सिलेक्शन, अब आप पहले अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, चाहे सेकंड अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, चाहे कोई अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, चाहे कोई पेपर देने जा रहे हैं, इक्वली एप्लीकेबल होगा। ये बिगनर हो चाहे रिपीटर हो, हर किसी के लिए यही एक स्ट्रैटेजी है। हर किसी के लिए कोई अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, आप इस बात से वकाफ रखते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अब भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि वो भी आपके लिए क्लियर कर सकूं। लेकिन पढ़िए, डाउट क्लियर कीजिए, एरर नोटबुक मेंटेन करिए और अपना सिलेक्शन को पक्का करिए।